सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस और चैप्टर हमारा चल रहा था धातु अधातु तथा धातु अधातु वाला, जिसमें हम पढ़ रहे थे धातु की प्राप्ति, यानी धातुओं की प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं, धातुओं की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, या फिर धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है या धातुओं की प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं, ये है हमारा। तो इसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे हम, खनिज। खनिज क्या होता है ना। खनिज को मिनरल्स भी बोलते हैं, क्या, मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स यानी पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, कौन, या तो एलिमेंट या फिर यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी की ऊपरी परत पर, जैसे कि कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट क्या है, एक अयस्क है। ठीक, कॉपर पायराइट एक खनिज है, और भी हो सकते हैं जैसे HgS सिनेवार। ठीक है, HgS, ये सब क्या है, खनिज ही है। लेकिन एक बात याद रखें, खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी की भूपरपटी पर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क क्या होते हैं, अयस्क कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, और इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यानी खनिज ही एक प्रकार के अयस्क हैं, मैं बात करूं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी खनिज है और उस खनिज में किसी भी धातु की मात्रा अधिक मात्रा में मिले, तो उस मात्रा को हम निकाल लेंगे जो अधिक मात्रा में, जिससे हमें वो धातु प्राप्त हो जाएगी। और ये जो धातु प्राप्त होगी हमें, जिससे किसी खनिज से, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अयस्क, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट में कॉपर है और आयरन दो धातु है। ठीक है, और अधातु क्या है, सल्फर मिश्रित है। तो इसमें मान लेते हैं कॉपर पायराइट में आयरन अधिक मात्रा में है। किसमें, आयरन अधिक मात्रा में है, तो आयरन को इस कॉपर पायराइट से हम निकाल लेंगे, या फिर कॉपर अधिक मात्रा में है तो कॉपर को निकाल लेंगे। तो जब कॉपर अधिक मात्रा में, कोई भी एक धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसे हम अयस्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अयस्क। तो इसलिए मैं यहाँ पर परिभाषा लिखी कि कुछ स्थानों पर खनिजों में ही, यानी कॉपर पायराइट है एक खनिज भी है, जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, और इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अयस्क एक प्रकार के खनिज ही होते हैं। तो मैं इससे एक बात कह सकता हूँ, जैसे यहाँ पर क्यूप्राइट, क्यूप्राइट एक अयस्क है। ठीक है, और कॉपर पायराइट भी कॉपर का एक अयस्क है। इसमें क्या है, कॉपर, और इसमें कॉपर अधिक मात्रा में पाई जाती है दोनों में। ठीक है, जिससे कॉपर के ये अयस्क हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर पायराइट अयस्क के साथ साथ खनिज भी है। क्या है, खनिज। तो एक बात मैं यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, जितने भी अयस्क होंगे वो खनिज होंगे। ठीक है, जैसे ये भी खनिज है और ये भी खनिज है। ठीक है, और ये भी खनिज है, और ये भी खनिज है जो हमारा शनिवार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने कही कि परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात पर गौर दीजिए, क्योंकि सभी जितने भी खनिज होंगे वो अयस्क नहीं होंगे। जिनमें लाभकारी क्या मिलेगी, धातु, वही तो खनिज होगा, और जिसमें लाभकारी धातु नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, अयस्क नहीं होगा। ठीक है, जिस खनिज में लाभकारी धातु मिलेगी वो क्या होगा, अयस्क, और जिसमें लाभकारी धातु नहीं मिलेगी तो वो सिर्फ खनिज होगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, के सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कभी कभी ये बहुविकल्प में पूछ लेता है, याद रखना। तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अयस्क दिए गए हैं। क्या दिए गए, महत्वपूर्ण अयस्क।
जैसे कॉपर के अयस्क, किसके अयस्क? कॉपर के अयस्क। तो कॉपर का अयस्क दे रखा है कॉपर पायराइट। क्या दे रखा है? कॉपर पायराइट, CuFeS2। कॉपर पायराइट क्या है? कॉपर का अयस्क है। दूसरा Cu2O क्यूप्राइट, क्यूप्राइट भी क्या है? एक कॉपर का अयस्क है। Cu2S कॉपर ग्लांस, ये सभी क्या हैं? कॉपर के अयस्क हैं। तो याद रखेंगे CuFeS2 और Cu2O और Cus, ये सभी कॉपर के अयस्क हैं। इसके बावजूद और भी अयस्क होते हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अयस्क ही लिए हैं। दूसरा देखें कि लोहे के अयस्क यानी आयरन के अयस्क कौन से होते हैं? तो एक होता है Fe2O3, पूछ लेता है हेमेटाइट का सूत्र क्या है? तो Fe2O3। दूसरा है Fe3O4, जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो इसके हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं? लोहे के। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं? लोहे के। ठीक है। अब जिंक का अयस्क क्या होता है? तो जिंक के अयस्क है ZnCO3, जिसे कैलामाइन कहते हैं। ZnCO3 को क्या कहते हैं? कैलामाइन। एक जिंक ब्लेड होता है जिसे ZnS कहते हैं, जिंक ब्लेड ZnS। और एक जिंकाइड होता है। क्या होता है? एक जिंकाइड होता है जिसे क्या कहते हैं? ZnO। ठीक है। तो जिंक के अयस्क कौन से? ZnCO3, ZnS, ZnO। ठीक है। अब इसके बाद मरकरी के अयस्क को शनिवार कहते हैं। पूछ लिया गया है, ये इंपोर्टेंट है। मरकरी के अयस्क को शनिवार कहते हैं। अगला देखें एल्युमिनियम की अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। तो ये महत्वपूर्ण अयस्क थे जिन्हें याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद कर लेना। इसके साथ साथ धातुओं का निष्कर्षण। तो किसी भी धातु का निष्कर्षण होता है तो उसमें 3 चरण होते हैं। मैं आपको बता दूं कितने चरण होते हैं? 3। कोई भी धातु निकालेंगे तो उसके 3 चरण होंगे। पहला होगा तुम्हारा धातु का समृद्धिकरण। ठीक है, धातु का समृद्धिकरण। ठीक है, जिससे धातु में कोई अशुद्धियां वगैरह होती हैं, जैसे धूल कण वगैरह रेत मिश्रित होती हैं, इनको अलग कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है तुम्हारा धातु का समृद्धिकरण। ठीक है, और इन जो अशुद्धियां मिलती हैं इन्हें गैंग कहते हैं, इन्हें अलग कर दिया जाता है, चाहे तो जल में घोल करके या फिर कई विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फैन प्लवन विधि है, ये सारी विधियां पहले पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये हटा दी गई हैं आपके सिलेबस से, इसलिए हम इन्हें जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो धातु का समृद्धिकरण करते हैं पहले, और उसके बाद दूसरा चरण हम कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण। और इसमें धातुओं को निष्कर्षण के 2 विधि पढ़ोगे आप, एक भर्जन और विस्थापन। अब धातुओं के निष्कर्षण को हमने बांटा गया था, मैं आगे एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगा तुम्हें। जो सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, जो मध्यम सक्रिय धातु हैं उनका कैसे करते हैं, और जो सबसे कम सक्रिय धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो 3 प्रकार से इसका निष्कर्षण का किया जाता है धातुओं का। और तीसरा है धातुओं का प्यूरिफिकेशन, या बोलेंगे हम धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण यानी प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल्स। तो ये 3 चरण धातुओं को निकालने में मदद करते हैं। तो हम क्रम से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था धातुओं का निष्कर्षण। समझ लीजिए कि धातुओं का निष्कर्षण करते समय क्या बात याद रखनी चाहिए। तो देखिए, कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, और कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। किसके रूप में मिलती हैं? अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कैसी होती हैं? सबसे कम क्रियाशील होती हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातुएं आ रही हैं? ये वाली, यानी कौन सी?
Ag और Au, और ये कैसी स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है। दूसरी बात, उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है, तथा कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। और कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी संयुक्त हो सकते हैं। तो जो कॉपर और जो तुम्हारी कॉपर धातु है, ठीक है, और सिल्वर है, ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में भी मिल जाती है, जैसे कॉपर सल्फाइड और Ag सल्फाइड, ठीक है, इस रूप में भी मिल जाती हैं, या फिर ये अपने ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकती हैं। ठीक है। या तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, या फिर ये अपने ऑक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं। अगली बात देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे है पोटेशियम, सोडियम, कॉपर नहीं है यहाँ पर, कैल्शियम है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं, या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो हमारी कहां पर आ रही हैं, ये वाली, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। किस में नहीं पाई जाती हैं? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होती हैं। तो कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? प्रश्न ये है। तो गलित अवस्था में पाई जाती हैं, गलित अवस्था में। तो ये किसमें नहीं पाई जाती? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, तो गलित अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो वो किसमें पाई जाती हैं? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं मिलती है। लेकिन सक्रियता श्रेणी के जो मध्य की धातुएं हैं, जिंक है, आयरन है, Pb है, की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। यहां लिख रहे हैं ना, मध्यम होती है, की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। किसकी? जिंक, आयरन और लेड की। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। किसके रूप में? या तो अपने ऑक्साइड के रूप में, जैसे जिंक अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाए तो ZnO, अगर जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाए तो ZnCO3, ठीक है। अगर जिंक सल्फाइड के रूप में पाया जाए तो ZnS। तो जैसे मान लो कि ये तो या तो ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनाइट के रूप में, या फिर किसके? सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती है या पाई जाती है। अब इन धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं? तो याद रखें कि जो सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं, जो ऊपर रखी गई हैं, कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उनको हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा पृथक करते हैं। और जो जिंक, आयरन और लेड जो मध्यम में रखी गई हैं, यानी जिनकी सक्रियता कैसी है? मध्यम है, वो कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा ज्ञात की जाती हैं। यानी इनमें हम दो विधि पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं भर्जन और दूसरी निस्तापन। निस्तापन और भर्जन, और उसके बाद इनका क्या कर देते हैं? अपचयन। निस्तापन या भर्जन करने के बाद इसका क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं, और जिससे हम कह रहे हैं कि कार्बन के उपयोग से अपचयन करके प्राप्त की जाती हैं। और जो तुम्हारी ये दो धातुएं सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों धातुएं और प्लेटिनम प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है। ये बात याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ तुम्हें फ्लो चार्ट के माध्यम से। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, और इन चरणों का सारांश
निम्नलिखित चित्र में दिया गया है। तो वो चित्र आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को और समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ फ्लो चार्ट तक ही समझाऊंगा। फिर मैं अगली वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से करते हैं अलग अलग, और भर्जन क्या होता है, निष्ठापन क्या होता है, और उसके साथ साथ वैद्युत अपघटन से कैसे धातु को प्राप्त करते हैं, ये सभी अगले वीडियो लेक्चर में हम फिनिश कर लेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। देखो भाई, अयस्क है और अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं। तो इसके तीन है, इसमें तीन तरह की हमें धातुएं मिली। एक तो उच्च अपक्रियाशील धातुएं, और दूसरी कौन सी मिली, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, और तीसरी मिली निम्न अपक्रियाशील धातुएं। निम्न अपक्रियाशील धातुएं कौन सी आई थी, अगर तुम लिखना चाहो तो उसे ट्रिक से लिख सकते हो, का, ना, कार, मांगे, ठीक है, अल्टो, ठीक है, ये मैं लिख दो। ये तुम्हारी कौन सी है, अधिक क्रियाशील धातु, इधर ही लिख दो। चलो इधर लिख देते हैं, कौन कौन सी धातु है, मतलब का, ना, कार, मांगे, अल्टो, बस। यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये धातुएं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। दूसरी मध्यम में धातुएं तुम्हारी कौन सा है, जिंक, आयरन, और कौन आया, पीबी, ठीक है, जिंक, आयरन और लेड। और निम्न क्रियाशील धातुएं कौन सी आई, और इसमें कॉपर भी आती है तुम्हारी, ठीक है, क्या आती है, कॉपर। इसके बाद आई तुम्हारी एजी और एयू, यानी सीधे ट्रिक है, काना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हजूर, आयो। हाइड्रोजन तो इसमें धातु है नहीं, तो हाइड्रोजन को हमने इसमें से हटा दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन धातु नहीं है। तो अब इन जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो भी धातु है प्रकृति में गलित अवस्था में पाई जाती हैं। यानी गलित अवस्था में ये अपने लवड़ों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे समुद्र में NaCl पाया जा रहा है और नमक लवड़ के रूप में पाया जा रहा है, और नमक से ही हमें सोडियम धातु प्राप्त करनी है, तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करेंगे। तो गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। अब विद्युत अपघटन में हमने तुम्हें बताया था कि विद्युत अपघटन में क्या कहते हैं, क्या दो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, ठीक है, एक है जिसमें पॉजिटिव और बैटरी लगाकर उसे विद्युत चार्ज कर देते हैं। ये क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें हम क्या कर देंगे, NaCl का विलयन का लवड़ भर देंगे, क्या भर देंगे, लवड़, Na धनायन और Cl में टूट जाएगा। तो Na क्या करता है भाई, Na धनावेशित है, ये कैसा ऋणावेशित, धनावेशित इलेक्ट्रोड है, और ये ऋणावेशित है, तो Cl इसकी ओर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, Cl इसकी ओर, और Na इस पर निक्षेपित होता जाएगा, Na इस पर निक्षेपित हो जाएगा। यानी जो ये इलेक्ट्रोड मोटा होता चला जाएगा और इस पर सोडियम धातु क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और उसे फिर हम अलग कर लेंगे। इसका मैं वर्णन आगे करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। किस तरह से करेंगे, विद्युत अपघटन के द्वारा। लेकिन मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिंक, आयरन और लेड और कॉपर, तो ये धातुएं अपने कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क या फिर ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो देखो, अगर जो धातुएं कार्बोनेट अयस्क, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, तो उनका क्या करते हैं, हम निष्कापन करते हैं। निष्कापन में क्या होता है और भर्जन में क्या होता है। प्रश्न एक पूछ लेता है कि कार्बोनेट अयस्कों का क्या होता है, तो कार्बोनेट अयस्कों का निष्कापन होता है। क्या होता है भाई, निष्कापन होता है। तो निष्कापन कार्बोनेट अयस्कों का होता है,
और सल्फाइड अयस्कों का क्या होता है, भर्जन होता है। सल्फाइड अयस्कों का क्या होता है, भर्जन। तो भर्जन में पहली बात समझिए कि भर्जन में हम क्या करते हैं। तो भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति पर, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी एक धातु है, मान ले रहे हैं कि HGS है और उसका हमें भर्जन करना है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर देंगे, यानी वायु की उपस्थिति में इस धातु को गर्म करेंगे। गर्म का मतलब इसे गलाएंगे, और जब इसे गर्म करते रहेंगे वायु की उपस्थिति में, तो ये मरकरी तुम्हारी अलग हो जाएगी Hg, और ये कैसे लिक्विड रूप में प्राप्त होगी। और प्लस ऑक्सीजन और सल्फर मिलकर के क्या बनाएंगे, SO2। तो ये क्रिया हो जाएगी तुम्हारी भर्जन, ठीक है। तो भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि निष्ठापन ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में होता है। समझ में आ रही है, वायु की सीमित उपस्थिति में कराते हैं क्या, निष्ठापन। तो निष्ठापन कराते समय जैसे कोई कार्बोनेट अयस्क है, उसका निष्ठापन कैसे कराते हैं। मान ले रहे हैं कि हमारे पास कार्बोनेट अयस्क है ZnCO3, ठीक है, क्या है, ZnCO3, और ZnCO3 को हम डायरेक्ट ही गर्म कर देते हैं, तो ये ZnCO3 किस में टूट जाएगा, ZnO किस में टूटेगा, ZnO, और प्लस ZnCO3 गिव्स आउट ZnO, और प्लस CO2, क्योंकि O3 है। तो या तो धातु से भर्जन तथा निष्ठापन करते समय क्या प्राप्त होगा, धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। मेरी बात समझते जाना, यहाँ पर मैंने भर्जन उत्सा कर दिया किसका, मरकरी का। मरकरी जो निम्न अपक्रियाशील धातु है, तो मैं यहाँ पर मरकरी को हटा करके दूसरा भर्जन करके दिखाता हूँ। मैं मरकरी का भी भर्जन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है। तो मरकरी की जगह पर हम यहाँ पर किसी भी सल्फाइड इसका भर्जन कर सकते हैं, जैसे ZnS का प्रयोग कर सकते हैं, ZnS और प्लस O2। तो गिव्स आउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ZnO और प्लस S, यानी ये तुम्हारी निकल जाएगी जिंक ऑक्साइड, SO2 निकल जाएगी, SO2। बैलेंस करवे की नहीं है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो 2 कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ भी 1 मिनट करिए बैलेंस, या फिर आप बैलेंस कर ही लेना, ठीक है, बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है। तो देखो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो जब भी भर्जन करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, और निष्ठापन कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर रहा है, यानी भर्जन तथा निष्ठापन दोनों में ही जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जिंक, अब बात आती है निष्ठापन किसका किया जाता है, तो निष्ठापन किया जाता है कार्बोनेट अयस्कों का। किसकी उपस्थिति में किया जाता है, तो सीधे गर्म कर देते हैं, ठीक है, सीमित वायु उपस्थिति में। और यहाँ सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। भर्जन करते समय क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में करते हैं भर्जन, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। दोनों ही रूप में हमें ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। मान लो कि ZnO ZnO प्राप्त हो रहे हैं, दोनों का हमने भर्जन और निष्ठापन किया। अब इसका क्या करते हैं, अपचयन, और मैंने बताया था अपचयन करेंगे तो कोई भी धातु वैसी ले लो। अपचयन में क्या होता है, अच्छा बेटा बताओ, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या बात समझे कि धातु में ऑक्सीजन आ रही ऑक्साइड के साथ, उस ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को कम करेंगे तो उसका अपचयन ही तो करेंगे। ऑक्सीकरण में क्या करते थे, ऑक्सीजन जुड़ते थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कम करने, क्योंकि हमें धातु शुद्ध रूप में चाहिए। तो अब मैंने क्या किया कि ZnO को कार्बन के साथ अपचयित किया, और कार्बन के साथ अपचयित करने पर बना क्या, ZnO प्लस, सॉरी ZnO नहीं, Zn सॉलिड और प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। तो यहां से देख रहे हो ये हमें जिंक धातु प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, जिंक धातु प्राप्त हो गई। तो जिंक धातु कैसे प्राप्त की गई, उसके क्या ले लिए हमने, चाहे तो कार्बोनेट अयस्क ले लिए क्या, या फिर क्या ले लें हम, सल्फाइड अयस्क। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निष्ठापन करेंगे, और सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन करेंगे उसका, और दोनों से ही हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। और जो धातु के ऑक्साइड होंगे उनका हम अपचयन कर देंगे कार्बन की उपस्थिति में, और कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगी, सिर्फ धातु ही प्राप्त होगी।
और हमें धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगी। इस धातु का शोधन कर लेंगे यानी प्यूरिफाइंग कर लेंगे, तो हमें इस प्रकार से जिंक और कॉपर, आयरन और लेड धातुएं इस तरह से हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद बची थी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कैसे प्राप्त करें। फ्लो चार्ट को बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी के आधार पर फिर मैं आगे समझाऊंगा आपके लिए। कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है, एनसीईआरटी में भी ये एक्सप्लेन हो रहा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ उसी तरह से आप अभिक्रियाओं को लिख लेना। अब बात कर रहे हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे Ag और Au, और इसके साथ हमारी मरकरी भी मिलती है, और कौन सी मिल जाती है, और तुम्हारी कॉपर मिल जाती है, कॉपर भी इसमें मिल जाती है, कॉपर ऑक्साइड के रूप में। तो अगर ये ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में मिल रहे हैं इनके, सॉरी सल्फाइड के रूप में मिल जाते हैं, तो इनका हम क्या करते हैं, भर्जन। मैंने बताया सल्फाइड का भर्जन कैसे करते हैं वायु की उपस्थिति में। जैसे अभी मैं यहाँ पर करके दिखाऊं तुम्हें, किसका करके दिखाएं भाई, इसे मिटा दें। तो जैसे अभी मान लो कि मरकरी को मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो HgS और प्लस हमने किससे, ऑक्सीजन की उपस्थिति कर दी, तो क्या बनेगा Hg और प्लस SO2। तो हमें डायरेक्ट ही धातु प्राप्त हुई नहीं मिली, ये किसमें, लिक्विड रूप में मिलेगी। तो ये आ गई तुम्हारी धातु, आ गई या धातु नहीं, तो भर्जन करने पर सीधी धातु प्राप्त हो रही है। अब इस धातु का क्या कर लेंगे, प्यूरिफाइंग यानी परिष्करण कर लेंगे। प्यूरिफाइंग मतलब धातु का शोधन कर लेंगे, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएंगी। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को निकालना बहुत ही आसान है, जबकि सबसे जटिल कौन सा है, उच्च अभिक्रियाशील, क्योंकि ये गलत अवस्था में पाई जाती हैं, और मध्यम वर्ग की धातुओं को निकालना और ज्यादा कठिन है। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि सबसे ज्यादा ये पोर्शन कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए देखो भर्जन तथा निष्कापन दोनों याद कर लेना। दूसरी बात, ये वाला अवश्य याद कर लेना, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन विधि, और इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको निश्चित मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए इनको क्लियर करूंगा। ठीक है, जो भर्जन कैसे होता है, निष्कापन कैसे होता है, अभी मैंने यहाँ पर मतलब डायरेक्ट फिर परिभाषाओं से, जिससे आप परिभाषाएं लिख करके आप कैसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, मैं बता दूं गैंग क्या होते हैं। जब समृद्धिकरण करते हैं तो अशुद्धियां होती हैं, पृथ्वी से खनिज निकाले गए और अयस्क निकाले गए, उनमें मिट्टी और रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। और इन गैंगों को हटाना, ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों, अशुद्धियां जिसे गैंग कहते हैं, को हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। तो समृद्धिकरण में पहला चरण होता है, और दूसरा चरण कौन सा होता है, धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें हम निकाल रहे हैं। और तीसरा चरण क्या था, परिष्करण, यानी परिष्करण कर देते हैं धातुओं का, यानी प्यूरिफाइंग। तो ये तीनों मतलब क्रम से की जाती है। पहले अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है, फिर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, और फिर परिष्करण। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, और सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे भर्जन और निष्कापन और तथा थर्मिट अभिक्रिया, और इसके साथ साथ सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है उसमें फिर उसके बाद धातु का परिष्करण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ये 2 वीडियो लेक्चर हैं जिसमें धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद हम लेकर आएंगे हमारा धातु संक्षारण। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए और बेटर से बेटर समझिए इस YouTube चैनल पर साइंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके।